नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले द हिंदी एडिटोरियल के 3 आर्टिकल्स। जो पहला यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है उसका नाम है द मार्गलाइजेशन ऑफ जस्टिस इन पब्लिक डिस्कोर्स। इस आर्टिकल का कंटेंट है डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस ऑफ सोसाइटी। क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में? कहते हैं कि आज जस्टिस की टू डिफरेंट अप्रोचेस ने पब्लिक डिस्कोर्सेज व सोसाइटी को डोमिनेट कर दिया है। जैसा कि पहला है सेल्फ इंटरेस्ट, सेकंड है नेशनल ग्लोरी। आज कैसे एक ओन के व सेल्फ इंटरेस्ट से कैसे अदर पर्सन्स को अफेक्ट करना सोसाइटी में, कि कैसे एक के अनुसार ही ग्रीड और सेल्फ इंटरेस्ट से चीज़ों को परस्यू करने से लीड होती हैं बहुत सारी इनइक्वालिटीज़। उन पर जो अनइक्वल सोसाइटीज़ में जो पहले से सोशल बेनिफिट्स लेने में असमर्थ रहते हैं, एक इंडिविजुअल द्वारा ऐसा करना जहाँ पर नेशनल गोल जैसे डेवलपमेंट इत्यादि जैसे गोल्स ना तो इक्वल इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और ना ही इक्वल शेयर्ड हो पाते हैं। कथित कहा गया है कि कुछ नहीं अचीव किया जा सकता बिना सेक्रीफाइसेस के, कुछ नहीं अचीव किया जा सकता बिना सेक्रीफाइसेस के। लेकिन इस पब्लिक सोसाइटी में फिर क्यों कुछ पीपल को अपना सब कुछ सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है, और अदर साइड देखें तो कुछ दूसरे लोगों के पास बेनिफिट ज़्यादा होते हैं बिना सेक्रीफाइसेस करे। एक नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा लेबर क्लास, लीस्ट पेड वर्कर्स और किसान सबसे ज़्यादा हार्डवर्क सेक्रीफाइसेस करते हैं कंट्री की इकॉनमी में, क्योंकि ये स्मॉल क्लासेस काम ज़्यादा करती हैं जहाँ पर जिन्हें वेजेस तक पूरे नहीं दिए जाते पूरे दिन भर के, और किसानों को उनकी फसलों के अच्छे दाम नहीं मिल पाते। इन्हीं क्लासेस पर ही क्यों नेशन ग्लोरी की मिट्टी को थोपा जाता है, जबकि इन्हें ना तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इनके वर्क्स का, ना ही बेनिफिट्स दिए जाते हैं, और बर्डन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आज इस आर्टिकल द्वारा यही किया जा रहा है कि यह मेन स्ट्रीम का बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसे आज बहुत ही रेयर डिस्कस किया जाता है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन क्लासेस का शेयर रहते हैं बेनिफिट्स में और बर्डन्स में। सोसाइटी में जस्टिस के लिए लैंग्वेज होनी चाहिए कि पर्सन को अपनी चीज़ों के लिए ग्रीडी नहीं होना चाहिए और ना ही सेल्फ इंटरेस्टेड होना चाहिए, और चीज़ें पर्सन्स को उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए भले ही हम उन्हें ना जानते हो। क्योंकि आज भी बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ, क्लासेस हैं जिनके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता देखने को। तो सोसाइटीज़ में रहने वाले हर एक इंडिविजुअल को रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए उन स्मॉल क्लासेस के साथ, जिससे सेंस ऑफ जस्टिस की भावना को स्टार्ट किया जा सके सोसाइटीज़ में। डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस को बिना सोशल कंडीशन द्वारा करना चाहिए। सोसाइटी में मींस रिसोर्सेज को शेयर करना चाहिए, चाहे एक हाई क्लास इंडिविजुअल लोअर क्लास इंडिविजुअल को जानते हैं या फिर नहीं। आगे स्कॉटिश फिलासफर डेविड ट्यूम के द्वारा कुछ सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं जस्टिस के बारे में। बोला गया है कि पहला, कि एक सोसाइटी में जब सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल रिसोर्सेज की नीड नहीं होगी। हर इंडिविजुअल के पास सब कुछ होगा तो जो वो डिज़ायर्स करता है, लेकिन बिना शेयरिंग करे उन रिसोर्सेज को, तो वहाँ जस्टिस की अप्रोच भी नहीं होगी। सर्कमस्टेंसेस को इक्वली बताया जाता है कि अगर सोसाइटी में बहुत सारी स्कैसिटी है रिसोर्सेज को लेके, वहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होना इम्पॉसिबल है, जहाँ पर हर इंडिविजुअल सिर्फ वही रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा जो उसे एट अ टाइम पर प्राप्त होंगे। जैसा कि आज कोविड की वजह से लोअर क्लासेस जिन्हें पहले कुछ रिसोर्सेज एवरेज तक मिल पाते थे, जिनको आज रिसोर्सेज प्राप्त तो हो रहे हैं लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा कम है एवरेज से, जो सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल बहुत कम मात्रा में। और जस्टिस का ये भी मतलब नहीं कि इंडिविजुअल को अपना सब कुछ शेयर करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में एवरी इंडिविजुअल को शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ रिसोर्सेज को, जिससे सोसाइटी में सोशल वर्च्यू बनी रहे और इंडिविजुअल द्वारा शेयर किए गए रिसोर्सेज को ह्यूमन की साइकोलॉजी ना तो सेल्फिश की अप्रोच हो और ना ही अपना सब कुछ शेयर करने की। सोसाइटी में जस्टिस ज़रूरी है जिससे सोशल वर्च्यू और मॉरल वैल्यूज़ को जागरूक किया जा सके प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, जहाँ पर सोसाइटी में लोग सरवाइव कर सकेंगे मॉडर्न स्कैसिटी के साथ। कम स्कैसिटी होगी रिसोर्सेज की। जहाँ पर आगे जस्टिस के बारे में कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल को बेनिफिट्स और बर्डन्स मिलते हैं उसकी सोसाइटी से, जिस सोसाइटी क्लास में वह बिलोंग करता है उसके अनुसार उसे बेनिफिट्स मिलते हैं और उसे बर्डन्स भी वहीं से मिलते हैं, जिनके कारण हिरार्किकल और एगालिटेरियन जस्टिस की भावना आती है। हिरार्किकल नेशन से जिन्हें इंडिविजुअल्स को प्रिविलेजेस बेनिफिट मिलते हैं, उसके बर्थ से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं सोसाइटी में
जहाँ उनके पैदा होने से बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पर बात करें तो पूरी सोसाइटी से अलग एक लार्ज डिस्प्रपोर्शन शेयर होता है बेनिफिट्स का, जिन पर स्मॉल शेयर ऑफ बर्डन्स होते हैं। सोसाइटी में प्रिविलेजेस कास्ट सोसाइटीज़ ग्रुप्स में जहाँ पर एक लार्ज शेयर रहता है वेल्थ का, पावर का, कल्चर्स स्टेटस और नॉलेज को लेकर भी। वहीं अगर कंपेयर करें तो सेम एज के इंडिविजुअल से जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है उसके पास कम प्रिविलेजेस मिलते हैं। ये कुछ ऐसे कंसेप्शन है जस्टिस को लेके सोसाइटी में जो आज भी अनचैलेंज हैं, जिन्हें कई बार इंडियन हिस्ट्री में भी कई बार दर्शाया गया, जैसे गौतम बुद्धा की टीचिंग्स में, भारतीय शास्त्रों में, भक्ति पोइट्री में भी लिखा गया इन्हें। बट आज के करंट टाइम में इन चैलेंजेस को आज भी चैलेंजेस नहीं किया जाता, क्योंकि आज सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को इक्वल मॉरल दी जाती है, उसके कास्ट कलर जेंडर्स को वैल्यू नहीं दी जाती आज की डेट में। सभी पीपल को राइट है इस वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, जिसके द्वारा उनकी मॉरल वैल्यू और डिग्निटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। लेकिन आज भी सोसाइटी में हाई ग्रुप्स हैं जिन्हें खुद रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वे भी एक पार्ट हैं सोसाइटी का, जिन्हें सोशल जस्टिस कहा जाता है। उन्हें भी ऑल बेनिफिट्स और बर्डन्स को शेयर करना चाहिए सभी पर्सन्स के साथ, जिससे इगैलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस हो सके। इंडिविजुअल की इक्वली मॉरल करने के लिए ज़रूरत है आज उसे नीड्स बेस्ड प्रिंसिपल्स को फुलफ़िल करने की, जो ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग नेसेसरी है उसके लिए। उन नीड्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे हर एक इंडिविजुअल को फुलफ़िल किया जा सके और सोशली जस्टिस हो सके। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डेजर्ट मींस एवरी इंडिविजुअल को वो सब कुछ मिलना चाहिए उसके बर्थ प्रिविलेजेस के आधार पर नहीं, बल्कि उस पर्सन्स की क्वालिटीज़ के आधार पर। जहाँ पर टैलेंट की वैल्यू हो, समझा जाए उसे, वर्क एफर्ट्स को, और उसे रिवॉर्ड्स दिया जाए, उसे प्रमोट किया जाए मोर बेनिफिट्स के साथ, जहाँ पर उसे लेस बर्डन्स दिए जाएँ। हर एक कंट्री में रहने वाले सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन आज इक्वल अपॉर्चुनिटी की अप्रोच कम है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ पैदा हो रही हैं सोसाइटीज़ में। अंत में कहा जाता है कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए नीड और डेजर्ट के बीच में। इगैलिटेरियन कंसेप्शन ऑफ जस्टिस के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और एबिलिटीज़ को इंश्योर करना चाहिए इंसान की, जिससे हर व्यक्ति की नीड्स को सेटिस्फाई, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सोशल बर्डन्स ना हो, सेक्रीफाइसेस कम होंगे। हमारी सोसाइटी में ग्रीड होना मटेरियलिज्म के प्रति कल्चर स्टैंडर्ड्स को लेके, इसमें इनइक्वालिटीज़ आज भी बनी हुई हैं, जिनसे अनइक्वल मॉरल वर्थ पैदा हो गई है, जहाँ पर आज सोशल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर एक साइलेंट लगा दिया गया है, जिसके कारण सोशल जस्टिस नहीं हो पाता ग्राउंडेड लेवल्स के सोसाइटी ग्रुप्स पर। तो अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड आर्टिकल के बारे में, मैग्नेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इस आर्टिकल का कंटेंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। अभी पेंडेमिक की महामारी चल रही है, जैसा कि सभी जानते हैं, जिसके कारण आज सब बंद है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी आज बंद पड़ा है, जिसे धीरे धीरे करके ओपन किया जा रहा है। कुछ स्कॉलर्स द्वारा थिंक ये किया जा रहा है कि पेंडेमिक के बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, जो कंपनी अभी लोकेटेड हैं चाइना की सॉइल पर, वो अपने आप को रीलोकेटेड करेंगी अदर कंट्रीज़ में, जिसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। बहुत सारी अमेरिकन, जापानीज़, साउथ कोरियन कंपनीज़ जो चाइना में हैं, वो इन्होंने अपनी कंपनीज़ को इंडिया में रीलोकेट करने की बात कही है। जो कंपनी चाइना से अपनी कंपनीज़ को रीलोकेट इसलिए कर रही है, जिनके 3 प्राइमरी रीजंस बताए गए हैं। पहला, जो कंपनियां पहले अपनी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग कैपेसिटी के लिए पहले उन पर निर्भर रहती थी चाइना पर, उनकी प्रोडक्शन में गिरावट आना स्टार्ट हुई है इस कोविड से, जिससे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गई है। दूसरा कारण है कि चाइना प्रेशर बनाता जा रहा है उन कंपनीज़ के एसेंशियल गुड्स की सप्लाईज़ पर। तीसरा कारण है कि कंपनीज़ में आज भी डर पैदा हो गया है कि जिस तरीके से चाइना अपने नेबर्स के साथ एक्सपेंशन की आइडियोलॉजी यूज़ कर रहा है, जिसके कारण चाइना पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाए जा रहे हैं उनकी कंपनीज़ पर यूएस द्वारा। और भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा इस कोविड क्राइसिस के इस एरा को यूज़ करना सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनने में, जिससे कंपनियां आज भारत में अपनी कंपनीज़, प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, फर्म्स को सेटअप करना चाहते हैं। क्या लगता है कि इंडिया इन कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा सेटअप करने में भारत में? अगर मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स की बात करें तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर आता है।
और इंडिया 6th रैंक पर है, जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स के काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इस बार इंडिया का टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ किया जाए, जिससे उस शेयर उससे जिससे जिससे शेयर जिससे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 25% तक रहेगा 2022 के एंड तक, जो भारत का 15% तक है जीडीपी में 2018 में भारत की। जबकि चाइना का अगर शेयर देखें तो जो 2018 में 30% तक था, 1978 से चाइना की इंडस्ट्री में ग्रोथ देखा गया है 10.68% रेट से एनुअल रेट पर। जबकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ 7% से हुई है 2018 में। यूरोपियन यूनियन के बाद चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना मैन्युफैक्चर गुड्स का 18% के वर्ल्ड शेयर पर, जबकि इंडिया अभी तक टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में शामिल तक नहीं हो पाया है। उन टॉप 10 एक्सपोर्टर्स द्वारा वर्ल्ड में 83% तक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट किया गया है 2018 में। इंडिया ने इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जिनमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को प्रमोट ही नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से इंडिया। बहुत सी टैक्स पॉलिसीज़ लगा रखी हैं इन्वायरमेंट्स पे, नॉन कंड्यूसिव रेगुलेटर इन्वायरमेंट्स लगा रखे हैं, हाई कॉस्ट पर इंडस्ट्रीज़ को क्रेडिट देना, पुअर क्वालिटीज़ ऑफ वर्क फोर्स का होना, रिजिड लेबर लॉज का, बहुत सी रेस्ट्रिक्शन, ट्रेड पॉलिसीज़ का होना, जिससे लो रिसर्च और डेवलपमेंट पर कम खर्चा करना, इन सभी रीज़न से भारत एक लार्ज स्केल पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। इन सभी चैलेंजेस को बिना एड्रेस करे अगर भारत या मेकिंग इंडिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस का ड्रीम देखता है, जिसमें चाइना जैसे देश को टक्कर देना मुश्किल होगा। भारत में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जैसे कि सभी जानते हैं। इन सभी चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए स्टेट्स की गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है, जिससे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जा सकती है। और महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के द्वारा सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में, इसका कारण यह है कि सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ होती है। लैंड एरिया का अवेलेबल होना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डेवलप किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज मिल जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ग्रो करने में। लेकिन ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पर लार्ज एरिया होने के बाद भी वहाँ से लिटिल ग्रोथ होती है वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, जिसमें इंक्लूड होती हैं स्टेट्स आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स से क्यों मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, स्टेट्स को एग्जामिन करना चाहिए और स्टेट्स द्वारा उन इंडस्ट्रीज़ को लगाना चाहिए जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोऑर्डिनेटेड किया जा सकेगा। पॉलिसीज़ को स्ट्रांगली और केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिससे उस पार्ट्स पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाएगा, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ्स को इम्प्रूव किया जा सकेगा, जिससे कि इंडियन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट्स को बूस्ट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी, जॉब्स ग्रोथ हो सकती है, इकॉनमी ग्रोथ होगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जो सेटअप हैं चाइना तथा अन्य देशों में, उन्हें भी अट्रैक्ट कर पाएंगे ठीक है। सेंटर और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए पॉलिसीज़ में, जिससे पॉलिसी के बनाए एक्शंस को वेल कोऑर्डिनेटेड किया जाए सेंटर और स्टेट्स द्वारा। यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा एक सजेशन को अभी वेलकम किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी ग्रुप बनाया जाए, जिसके रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल और स्टेट्स के साथ साथ इंडस्ट्री के टॉप एग्जीक्यूटिव भी होंगे। टीम वर्क और लेवरेज आइडिया को इंस्टॉल करने के लिए सेंट्रल और स्टेट द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा, जिससे अच्छी ग्रोथ होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। यही सेम आइडिया और पर्पस से भी वर्क करना चाहिए होल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ग्रो करने में, जिससे भारत सेल्फ रिलायंट की अप्रोच को बनाए रखेगा आगे तक। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो थर्ड आर्टिकल है, डाउन बट नॉट आउट। इस आर्टिकल में वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में अभी भी आइस मौजूद है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा काउंटर टेररिज्म के बारे में स्टेटमेंट दी गई कि इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट अभी भी प्रेजेंस है वेस्ट एशिया, अफ्रीका और कई ऐसी जगह पर जहां पर सीरियस वार्निंग दी गई उन्हें उन कंट्रीज़ के रीजंस पे।
सुन्नी जिहादीस ग्रुप्स डिफीटेड डिक्लेयर करने के बाद भी 10,000 से ज़्यादा इस्लामिक स्टेट फाइटर्स अभी भी एक्टिव हैं इराक़ और सीरिया में। उन उन आइस टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा अभी भी टेरर अटैक्स किए जा रहे हैं। इराक़ और सीरिया कंट्रीज़ के अलावा भी आइस ने 2014 में प्रोटो स्टेट्स को इस्टेब्लिश किया अलग अलग कंट्रीज़ में, जिनके द्वारा मल्टीलेटरल वॉर्स के कारण डिस्ट्रॉय नॉस होती जा रही है वेस्ट अफ्रीका में 4 साल तक। जिसके बावजूद भी वेस्ट अफ्रीका में 3,000 आइस फाइटर्स के द्वारा प्रोविंसेस बनाए गए, यूएन रिपोर्ट द्वारा ऐसा कहा गया है। आईएस द्वारा आज कोई बड़ी सिटी को कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो आईएस टेररिस्ट ग्रुप है जो इराक़ में अल कायदा के फैक्शन से बना है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है वर्ल्ड के टेररिस्ट ग्रुप्स में से। इराक़ से टेररिस्ट लूज़ करने के बाद से आईएस फाइटर्स आज कंट्री के फ्रंट लाइंस पर ऑपरेट नहीं करते अपने ग्रुप्स को, बल्कि इस आईएस ग्रुप्स ने अपने सेल्स को डेजर्ट्स, माउंटेन और स्मॉल विलेजेस से ऑपरेट करते हैं, जहां पे उन कंट्रीज़ के साथ इनके कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अगर आईएस टेररिस्ट ग्रुप्स की रिसर्जेंस दोबारा होती है इराक़ और सीरिया में, तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होगा दोनों कंट्रीज़ को, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ आज स्टेबलाइज्ड हो पाई हैं वॉर के बाद से। सीरिया की बशर अल असद की गवर्नमेंट ने सिविल वॉर जीत लिया, लेकिन फिर भी सीरिया एक डिवाइडेड कंट्री है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा मोस्ट टेरिटरीज़ को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ के इदलिब प्रोविंसेस को जिहादीस कोलिशन से चलाया जाता है, लेकिन सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में कुर्दिश रिबल्स का राज है, जहाँ पर उन्होंने ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर रखी है। सीरियन टर्किश बॉर्डर पर टर्किश रिबल्स हैं जिन्होंने बफर जोन कार्व कर रखा है, जो काफ़ी लंबे समय से परमानेंट कन्फ्लिक्ट में है कुर्दिश के साथ में, जिससे सीरिया में अभी काफ़ी अशांति है, क्योंकि जो सिचुएशन है वहाँ पर बहुत वल्नरेबल है। और इराक़ में काफ़ी मंथ्स के प्रोटेक्ट्स के बाद, इंस्टेबिलिटीज़ के बाद फाइनली में गवर्नमेंट बनी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी इराक़ में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यूएसए और ईरान को लेकर, क्योंकि जो प्रो ईरान शिया मिलिट्री ग्रुप्स हैं अभी भी टारगेट करते हैं यूएसए ट्रुप्स को इराक़ में, जिससे इराक़ कंट्री यूएस और ईरान का बैटलफील्ड बन सकता है। और ऐसा ही कुछ अफ्रीका के बारे में है। अफ्रीका की लिबिया कंट्री में 2 गवर्नमेंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से पास्ट में एक दूसरे से फाइट करती रही थी। पिछले हफ्ते ही दोनों गवर्नमेंट के बीच सीज़ फायर हुआ है। लिबियन कन्फ्लिक्ट से ये कन्फ्लिक्ट माली और बुर्किना फासो तक स्प्रेड हुआ है। अभी जहाँ पर जिहादीस ग्रुप का प्रेजेंस इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर मिलिटेंसी बनाई जा रही है, जिसके कारण, और जो मेन ग्रुप्स हैं वो आईएस ग्रुप्स हैं वहाँ पर। जब तक यह आईएस ग्रुप एक्टिव रहेगा उस कंट्री में, तब तक अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। आईएस ग्रुप्स के रूट से यूएसए के इन्वेजन ऑफ इराक़ में, जहाँ पर इस ग्रुप्स का ग्रोइंग होना स्टार्ट हुआ था सीरिया के सिविल वॉर से। तो अंत में कहा जाता है कि कंट्री की रीजनल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल पर जिन कंट्रीज़ के अदर कंट्रीज़ से कोई विवाद है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए, उन स्ट्रेटजीज़ को। और अगर वे इस रीजनल फॉल्ट लाइंस मींस कि इस आईएस जिहादीस ग्रुप जो रीजनल्स एरियाज़ में बसे हुए हैं, उनको अगर एड्रेस नहीं करेंगे उनके प्रॉब्लम्स को, तो इन आईएस ग्रुप्स और गवर्नमेंट के बीच कन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो ये जिहादीस ग्रुप्स का स्ट्रक्चर साइज़ बढ़ेगा, ना कि घटेगा। और आज हमने 3 अपने आर्टिकल डिस्कस किए, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच।